वेलकम टू ज्ञान भारत। आइए आज हम बात करते हैं EWS की। क्या है EWS और क्या है इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा। तो बात करते हैं कि EWS की आखिर ये मुद्दा सुर्खियों में कैसे आया या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने PCSJ के पदों पर भर्ती के लिए मतलब जैसे जो आने वाली है उसमें EWS के आरक्षण को लागू कर दिया है। अब आगे आने वाली PCSJ की भर्ती में EWS को आरक्षण दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि क्या है EWS और कितना % रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा। बात करते हैं EWS की। EWS का फुल फॉर्म है या मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वीकर सेक्शन जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं। संसद ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया में। जैसे एजुकेशन का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुए, BHU हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हुए, IIT हुए, इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम और गवर्नमेंट जॉब तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे SI की वैकेंसी हुई, उसके बाद क्या बोलते हैं CGL हुई, इन सब में तो यही चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में 10% का प्रोवाइड किया गया। अब इसमें लिखा है जनरल कैटेगरी। ये बात हमें गौर करने वाली है। जनरल कैटेगरी में यहाँ जो इसका मतलब है कि वो कैटेगरी जहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा उन्हें छोड़ के, जैसे OBC, SC, ST इन लोगों को आरक्षण दिया, इन लोगों को छोड़ के जितने भी कैटेगरी बच रही है उन लोगों को, तो उन्हीं लोगों को जनरल कैटेगरी का, उन्हीं लोगों को 10% बात करते हैं। तो आखिर बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया या क्या लीगल प्रोविज़न इसके पीछे हुआ है। तो इसके लिए 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया गया था। ये 124वां अमेंडमेंट बिल था। 124वां अमेंडमेंट बिल का मतलब ये समझ ले कि 21 बिल अभी तक पारित नहीं हुए या नहीं पारित हो पाए। अब आपको बिल एक्ट कैसे बनता है ये आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि बिल लोकसभा या राज्यसभा में किसी मेंबर द्वारा प्रपोज किया जाता है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसकी सहमति के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब वो अपनी सिग्नेचर या साइन एसेंट दे देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये बिल कैसे एक्ट बना। तो ये बिल को लोकसभा में प्रपोज किया गया थावरचंद गहलोत जी द्वारा, जो लोकसभा मेंबर थे। 2019 में प्रपोज किया। लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को ये पारित हो गया। फिर अगले सदन राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को पारित हुआ। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की सहमति स्वीकृति एसेंट जो है वो 12 जनवरी 2019 को दिया गया। अब आप ये सोचेंगे जब स्वीकृति 12 को मिल गई तुरंत लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि डेट एक फिक्स रहती है कि इस डेट को ही ये लागू होना चालू होगा। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि वो पारित कब हुआ था जम्मू कश्मीर वाला और वो लागू कब से हुआ। इस बारे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसका हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भारतीय गजट को प्रकाशित करके यहाँ लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 15 और 16 की ही बात की गई है। अब आप ये सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है कि केवल आर्टिकल 15 और 16 में ही बदलाव किया गया, बाकी सब में भी तो बदलाव करके EWS को आरक्षण दिया जा सकता था, इन्हीं आर्टिकल को क्यों छोड़ा गया। तो बात करते हैं आर्टिकल 15 जो है ये हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे गवर्नमेंट एजुकेशनल BHU IIT इन सबों में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए इसी में प्रोविज़न दिया गया। और आर्टिकल 16 में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दिया गया। इसीलिए 15 और 16 में नए सेक्शन जोड़े गए, 6 जिन्हें ऐड करके इन लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब हम बात ये सोचते हैं कि सरकार ने EWS प्रोवाइड मतलब वो दे दिया रिजर्वेशन, तो सारे जनरल कैटेगरी के लोग जाके क्यों नहीं लेंगे। सबको फ़ायदा है उससे, सबको 10% आरक्षण में सब लोग घुसना चाहेंगे। लेकिन इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि सबसे पहली तो बात आपको जनरल कैंडिडेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी फैमिली की जो इनकम है सालाना वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे भले से ही वो एग्रीकल्चर से आती हो, सैलरी से आती हो, बिजनेस से आती हो, किसी से भी आती हो, साल भर में उनकी इनकम। उसके बाद आपकी फैमिली की जो कृषि भूमि है, कृषि योग में वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली का रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए।
रेसिडेंशियल प्लॉट मतलब जहाँ आवासीय फ्लैट। और यहाँ पर आपकी फैमिली का रेसिडेंशियल प्लॉट जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ में 100 स्क्वायर यार्ड, म्यूनिसिपैलिटी मतलब जैसे मुंबई हो गई, चेन्नई हो, यहाँ पे आपको 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ये जहाँ पर जैसे बी ग्रेड की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, मतलब बी ग्रेड सिटी, वहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, फैमिली। अब इसमें सरकार ने फैमिली लिखी है, अब मुझे तो रिजर्वेशन लेना, मैं तो कह दूँगा मैं केवल इकलौता हूँ, मैं अपने में ही फैमिली हूँ, मैं बाकी लोग को नहीं मानता, मैं इस क्राइटेरिया में अकेले नहीं आ पाता। तो सरकार ने फैमिली की भी डिफिनीशन दी है कि फैमिली में कौन कौन आएंगे। फैमिली में वो पर्सन आएगा जो रिजर्वेशन मांग रहा है, उनके पेरेंट्स आएंगे, उनके भाई बहन आएंगे जो 18 साल से कम है, सिबलिंग्स, और अगर यदि वो शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ आएंगे, और उनके बच्चे आएंगे जो 18 साल से कम हैं। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मान लिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ पर वाराणसी में मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, उसके बाद लखनऊ में मेरी 4 एकड़ ज़मीन है, और गाजीपुर में मान लेते हैं कि 2 एकड़ ज़मीन है। अब मैं अगर ये कहूँ कि मैं तो ऑफिशियल जैसे रहने वाला वाराणसी का हूँ, मैं 2 एकड़ हूँ, मैं इस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, मेरी फैमिली आ रही है, तो मुझे तो ये नहीं होगा। आपकी सारी जो कृषि योग्य भूमि है इसे क्लब किया जाएगा, मतलब मर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसके बाद अगर ये 5 एकड़ से कम है तब आप इस क्राइटेरिया में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन सभी क्राइटेरिया में आपको आना चाहिए, इसमें से कोई भी एक फिल नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम EWS रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन जो इसका प्रोसीजर कोई नहीं है, ऑनलाइन आप नहीं बनवा सकते अभी। ऑफलाइन है, ऑफलाइन के लिए आपको लोकल तहसील, जैसे तहसील होती है वहाँ जाना होगा, या कोई और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी दूसरी जिन्हें बनाया गया हो, तहसील में आपको जाके वहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। जैसे आय प्रमाण पत्र बनता है ऐसे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनेगा। ये आपको ये प्रूफ देता है कि आप EWS के लिए अवेल हैं, मतलब जैसे आप उसके लिए पात्र हैं। अब आपको जो EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो कि ऊपर आप बनवाएंगे। अब बात करते हैं कि ये हम बनवाएंगे तो किससे बनवाएंगे, कौन साइन करेगा, कौन इशू करेगा। तो सरकार ने जैसे बिल में एक्ट में जो प्रोवाइड किया गया, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, वो है जैसे DM हुए, ADM हुए, कलेक्टर हुए, डिप्टी कमिश्नर, ये इन सारे नाम में ये करते हैं। अब जैसे देखिए DM और कलेक्टर सेम होते हैं, लेकिन जब DM एक ही आदमी, जब मजिस्ट्रियल काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, जब वो रेवेन्यू काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको तहसीलदार से ऊपर के जितने भी रैंक वाले होते हैं वो आपका सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं SDO की, SDO आपका भी सर्टिफिकेट, मतलब ये आपके नाम दिए हुए हैं, ये आपका सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि EWS को 10% कोटा मिला है, लेकिन ये कुछ बातें आपको ध्यान देने वाली, जो कुछ रिजर्वेशन बाकी कैटेगरीज को मिली हुई हैं वो आपको नहीं मिली हुई हैं। जैसे एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन OBC और SC ST को मिलता है, वो आपको नहीं है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो भी आपके नहीं बढ़ाए गए हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है। EWS कैंडिडेट जो जैसे ये ध्यान देने वाले कि अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट लगा लिया तो रिज़ल्ट आने के बाद ये नहीं कि मैं आप सर्टिफिकेट निकाल लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। EWS और OBC में ये अंतर है कि EWS में आपकी पति पत्नी की इनकम जोड़ी जाती है, OBC में नहीं जोड़ी जाती। एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, एक फॉर्मेट दिखा दूँ जिससे आपके साथ कोई धांधली ना कर पाए या जालसाजी ना कर दे कि आपको गलत सर्टिफिकेट पड़ा। ये देखिए, ये एक फॉर्मेट दिया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड कराती है इस अथॉरिटी, उसका नाम है, ये सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, यहाँ पर डेट पड़ी रहेगी, यहाँ पर आपका नाम, आपके माता पिता या जो भी है वाइफ हस्बैंड उनका नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस। और ये देखिए, ये रहा 8 लाख रुपीज़, ये 5 एकड़ ज़मीन, 1000, जितने मैंने आपको क्राइटेरिया बोले हैं वो आपके सर्टिफिकेट पे ही लिख के आ जाते हैं। अगर मतलब समझ रहे हैं, जितने क्राइटेरिया तो आपके सर्टिफिकेट पे ही आ गए हैं, और इससे आपको सारे सर्टिफिकेट के सामने देख के आसानी हो जाएगी। और ये रहा आपके फ़ोटो, और यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जितनी। एक चीज़ जो आमतौर पर लोग नेगलेक्ट करते हैं ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी।
रिजर्व कैटेगरी जो SC ST OBC हैं, अनरिजर्व में सारे आते हैं जब वो कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर आपको जनरल भाषा में समझने के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो प्रोवाइड कराया गया है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को, जैसे SC ST OBC जो रिजर्वेशन पा रहे हैं उन्हें छोड़ के जो बाकी बच रहे हैं उन लोगों में से 10% को प्रोवाइड कराया गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।